नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माफ़ी चाहूँगा, मैं तो सोच रहा था कि रोज़-रोज़ ब्लॉग्स के ज़रिए आपको न्यूज़ देने की कोशिश करूँ, लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से एक-एक दिन का गैप हो जा रहा है। अब कल हम घर जा रहे हैं वाराणसी, अब हो सकता है कल सुबह मैं बना पाऊँ, ना बना पाऊँ। आज एक विशेष मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इन दिनों बिहार इलेक्शन की काफ़ी चर्चा हो रही है और साल के लास्ट में, जैसा कि आपको मैंने कई दफ़ा बता चुका कि 22 नवंबर 2025 से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो आज उन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे बेहद खास मित्र अदीप भाई और काफ़ी जाने माने पत्रकार। तो आज हम बिहार पर चर्चा करेंगे और बिहार की चर्चा जैसे ही शुरू होती है तो सबसे पहला नाम आता है नीतीश कुमार का। तो अदीप भाई, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा आपसे कि नीतीश कुमार की जो हालत है और बीजेपी के जो स्थानीय नेता है, केंद्रीय नेता नहीं, जो स्थानीय नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हों, सम्राट चौधरी हों, ये सभी लोग ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगी। और यहाँ तक कि चिराग पासवान, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे एनडीए के, वो भी इस बार कह रहे हैं कि नहीं, सीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है हमारे यहाँ, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो अब जो उनकी हालत है, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कैसी-कैसी हरकतें करने लगते हैं। प्रशांत किशोर लगातार ये बात कह रहे हैं और तमाम नेता कह रहे हैं कि 2 4-5 मंत्री हैं, 2 4-5 बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वही पूरा बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार को तो अपने मंत्रियों के नाम नहीं मालूम। और ऐसा देखा भी गया कि जब प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो प्रधानमंत्री का नाम तक वो भूल गए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। तो आपको नीतीश कुमार की हालत पे क्या लगता है और क्या आपको लगता है कि बीजेपी को उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए? अगर करती है तो क्या वो चुनाव जीतेंगे? और अगर चुनाव जीत गए तो क्या उन्हें सीएम बनाना चाहिए? क्या बीजेपी बनाएगी? बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने, हम्म, माहौल बन गया है। हम्म, नीतीश कुमार की ताकत क्या है? हम्म, नीतीश कुमार बिहार में जिस जाति से आते हैं वो बहुत कम वोट बैंक है उनका, हम्म, निर्णायक वोट बैंक है नहीं। हम्म, नीतीश कुमार ने जो अपना जनाधार बनाया है वो उन्होंने गैर यादव ओबीसी में बनाया है। हम्म, आप दूसरे राज्यों में जाओगे तो वहाँ पर टकराव होता है सवर्ण समाज हम्म, ओबीसी समाज के बीच में। हम्म, बिहार में ऐसा नहीं है। हम्म, बिहार में जब से लालू प्रसाद यादव आए सत्ता में, वहाँ पर एक तरह से यादवों का साम्राज्य आ गया हम्म, और यादवों ने दूसरी गैर ओबीसी जातियों को, मैं कहूँगा, दबाया, या जिस तरह से वो खुल कर के निकले हम्म, उससे दूसरी जातियों में भय पैदा हुआ। हम्म, नीतीश कुमार ने उसी का फ़ायदा उठाया और हम्म, गैर यादव ओबीसी में अपनी पैठ बनाई। हम्म, इसके अलावा महिलाओं में उनकी बहुत बड़ी एक भागीदारी है। हम्म, महिलाओं में उनका बहुत बड़ा एक तरह से वोट बैंक पूरा का पूरा तैयार है। हम्म, आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा महिला जेडीयू की तरफ वोट करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था उससे उबारने का काम नीतीश कुमार ने किया हम्म, और उन्हें सम्मान देने का काम नीतीश कुमार ने किया। हम्म, तो ये उनका एक बड़ा वोट बैंक है। इसलिए आप देखेंगे कि कम वोट बैंक होते हुए भी हम्म, उन्होंने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले हुए। वो जेपी आंदोलन से निकले, हम्म, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, या अभी गुजर चुके सुशील मोदी हों, ये सब बिहार की राजनीति के बड़े नेता हैं। हम्म, अब क्या होता है, राजनीति में धीरे धीरे जब व्यक्ति की उम्र बढ़ते चले जाती है, हम्म, इस बात की आशंका लगाई जाने लगती है कि अब रिटायर तो कब रिटायर। हम्म, यही हुआ था कई पुराने नेताओं के साथ में, चाहे हम आडवाणी की बात कर लें बीजेपी में, चाहे हम नवीन पटनायक की बात कर लें। हम्म, आडवाणी तो रिटायर हुए नहीं, उन्हें रिटायर कर दिया गया। नवीन पटनायक अभी भी राजनीति में बने हुए हैंगे, भले ही वो बीमार हैं या जो भी उनके बारे में कह दें। और नीतीश कुमार के बारे में भी यही कहा जा रहा है। एक बात है, राजनीति में हम्म, कोई नेता रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। हम्म, कोई नेता जिसने सत्ता का वो स्वाद चख लिया है, हम्म, उससे बड़ा फिर कोई स्वाद नहीं होता। हम्म, नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है। नीतीश कुमार अब पहले जैसी उनके पास में क्षमता नहीं है, वो साफ नज़र आ रहा है कैमरों में, उनके बयानों में। हम्म, और
नीतीश कुमार जिस तरह से वो किसी अफसर के सर के ऊपर गमला रख देते हैं, किसी महिला को अपने हाथों से पकड़ के घुमा देते हैं, या बैठे बैठे प्रधानमंत्री के हाथों को पकड़ करके अपने हाथों पे रख लेते हैं, और राष्ट्रगान या के फिर समय राष्ट्रगान के समय मुस्कुराते हैं देख करके, या कई बार तो जो विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिए और जो पब्लिक के बीच में बयान दिए कि उठो खड़े हो, या जिस तरह से उन्होंने कहा, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार की मनोदशा पहले जैसी नहीं है। और देखिए, कोई भी हो, जब उम्र के एक पड़ाव में व्यक्ति पहुंचता है तो यही होता है। पर जेडीयू अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे पूरी तरह से, उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, वही नीतीश कुमार को बताते हैं कि उन्हें किस कार्यक्रम में जाना है। हालांकि ये बात जरूर है कि वो किसी कार्यक्रम को छोड़ नहीं रहे हैं, और कार्यक्रम में जाने के बाद छोड़ नहीं रहे। कार्यक्रम में बोलते नहीं है, लेकिन हाँ, कार्यक्रम में जाएंगे, बैठेंगे, हाँ, उनका जैसे मन करेगा किसी के सर पे गमला अमला रख देना, इधर उधर कुछ कर करा के फिर वो निकल जाते, उनको बोलने भी नहीं देते, उनके बोलने नहीं दिया जा रहा। हाँ, क्योंकि पता है कि जिस दिन हमने इनको अभी बोलने दे दिया, उसी दिन पूरा पर्दा खुल जाएगा। नीतीश कुमार की हालत बहुत अच्छी नहीं है, पर क्योंकि जेडीयू में एक बीच में चर्चा चली थी कि उनके बेटे को राजनीति में लाना है, उनके बेटे ने एक दो पॉलिटिकल बयान भी दिए जो उन्होंने कभी इसके पहले जीवन भर में बयान नहीं दिए। हालांकि अभी वो चर्चा भी थम गई है। अब आपने कहा कि क्या बीजेपी को फायदा होगा नीतीश कुमार के सीएम प्रोजेक्ट करने का? देखिए, नीतीश कुमार के सीएम प्रोजेक्ट करने का बीजेपी को अब कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, ये मेरा मानना है। महिला वोट जरूर आएगा, पर नीतीश कुमार अब एक तरह से थकाऊ मुख्यमंत्री हो गए हैं, बिहार की जनता के बीच में चला गया है। पिछले बार आप कितना ही कहें कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया जेडीयू को, पर एक तरह से जनता भी थी जो जेडीयू को वोट नहीं देना चाहती थी, नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती थी, पर वो फिर से सीएम बने। वो पता नहीं उनका क्या किस्मत कनेक्शन है कि वो सीएम बन ही जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना ये अलग बात है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। राजस्थान में वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद में इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री बदल दिए गए। चिराग पासवान जब ये बात कहते हैं कि बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है, उसके बाद में चिराग पासवान ये भी तो कहते हैं कि मुझे बिहार आना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरे लिए ज़रूरी है, केंद्र में रह कर के मैं बिहार की सेवा नहीं कर सकता, पार्टी चाहेगी तो मैं बिहार चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। ये सेकंड पीढ़ी का अपना नेता बनने का एक तरह से लड़ाई चल रही है, क्योंकि सबको पता है नीतीश लालू का दौर अब ख़त्म होने वाला है। विपक्ष में तेजस्वी तैयार है, बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता फिलहाल मौजूद नहीं है। सम्राट चौधरी को आपने बनाया, उसके बाद आपने ही सम्राट चौधरी को दबा भी दिया। एनडीए के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। चिराग पासवान इसमें मौका देख रहे हैं, दूसरे नेता इसमें मौका देख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो 5 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे इसमें बहुत बड़ा डाउट है। अच्छा, मतलब इस चुनाव में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कम सीटें जेडीयू की कम से कम सीटें आएँ और उसके बाद कुछ दिन बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाए। चिराग पासवान ने तो एक इशारा दे ही दिया है, और आप देखिएगा चुनाव आते आते सीटों पर चर्चा मुश्किल है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटें जेडीयू लड़ेगी और उससे थोड़ा कम, मतलब 110-15 सीटें जेडीयू और फिर 100 सीटें बीजेपी और बाकी में ये सभी लोग। पिछले बार चिराग पासवान का विवाद सीटों को लेकर के हुआ था, बिल्कुल, और वो अलग हो गए थे। बिल्कुल। इस बार तो मांझी भी इनके साथ में, उपेंद्र कुशवाहा भी इनके साथ में। ये किसके कोटे से चिराग पासवान को उतनी सीटें देंगे? और इस बार तो चिराग पासवान ने 100 में से 100% लोकसभा की सीटें भी जीती हैं। बीजेपी भी नहीं जीती और जेडीयू भी नहीं जीती। बीजेपी 17 लड़के 12 जीती, जेडीयू 16 लड़के 12 जीती, चिराग 5 लड़के 5 जीते। तो चुनाव करीब आने दीजिए। देखिए, राजनीति में जो 5-6 महीने पहले माहौल दिखता है, जरूरी नहीं कि 2 महीने पहले भी स्थिति वही है। यही आप पिछले बार का उठा करके बिहार चुनाव का देख लीजिए, समीकरण बहुत बदलते हैं। अभी बहुत बड़ा खेल होना बाकी है। चिराग पासवान हो सकता है बहुत हद तक है कि वो अलग चुनाव लड़े। अच्छा, ये तो बड़ा बयान आप दे दिए। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े। एक बार फिर से आप मतलब कह रहे हैं कि चिराग पासवान हनुमान बनेंगे और
बीजेपी का फ़ायदा कराने के लिए अलग से चुनाव लड़ेंगे और सभी जेडीयू के उम्मीद, लेकिन हमको नहीं लगता इस बार चिराग ने अच्छा बयान और मिलना-जुलना और आयोग में उनके। एक बात बताइए, जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी, कोई अगर केंद्र में मंत्री है, जी, केंद्रीय मंत्री है, जी, समझ रहे हैं आप? कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर है, जी, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल है, जी, वो केंद्रीय मंत्रालय को छोड़ कर के बिहार क्यों आना चाहेगा? वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं आना चाहता है फिर। बहुत छोटी चीज़ हो गई उसके लिए मंत्री बनना। सही बात। अगर मंत्री बनकर के ही बिहार की सेवा करना है, फिर तो आप केंद्रीय मंत्री बनकर के भी बिहार की सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम बिहार में लेकर के आ सकते हैं। हुँ, हुँ, केंद्रीय मंत्री से बड़ा पद क्या है फिर स्टेट में? वो हुँ, सिर्फ एक ही पद है, मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री का पद है। सही बात। तो चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किसी से छिपी नहीं, और उन्होंने खुद कहा हुँ, कि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, हुँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने कहा हर कि हर कार्यकर्ता कार्यकर्ता को, चाहे। हर नेता के लिए ये चाहना चाहिए। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल नीतीश कुमार को लेके पूछता हूँ, फिर हम चलते हैं विपक्ष की तरफ। अगर नीतीश कुमार ही चेहरा रहते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं बीजेपी जेडीयू कमज़ोर करने के चक्कर में, क्योंकि वोटर जब बीजेपी का भी वोट देने जाएगा, तो वो भी तो ये बात समझेगा कि भाई अगर हम वोट दे रहे हैं, तो मेरे वोट से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। तो इससे बढ़िया या तो मैं तेजस्वी यादव को वोट दे दूँ, आरजेडी को वोट दे दूँ, या अगर मुझे जंगल राज का डर है, तो मैं एक तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर या कोई निर्दलीय, वहाँ से तमाम पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ती हैं, तो उसको वोट दे दें। तो आपको लगता नहीं कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को आगे करती विधानसभा चुनाव में, चेहरा फेस बनाती है, तो उससे बीजेपी का भी घाटा हो सकता है और तेजस्वी यादव एक तरफा चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट बैंक है, जी। वो उनका स्थापित वोट बैंक है। अच्छा, नीतीश कुमार के चेहरा लगाने न लगाने से कोई उनसे बहुत फर्क फर्क। नहीं पड़ता। अच्छा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम्म। वो वोट बैंक मोदी को देख करके वोट कर रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। अच्छा, अच्छा। वो बीजेपी का अपना वोट बैंक है। हाँ, कुछ वोट बैंक जो हम्म। युवाओं के तौर पर इधर उधर होता है, हम्म। उससे अब ज़रूर ऑप्शन मिल गया है। हाँ। पहले ऑप्शन नहीं था, हम्म। अब प्रशांत किशोर के तौर पर एक बढ़िया ऑप्शन तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर करिश्मा कर देंगे, बहुत ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। अभी सर्वे एक हुआ था, उसमें 2 से 3% वोट 2 मिलने से की 3% संभावना। वोट भी अगर मिल रहा है, हम्म। और अगर वो एनडीए का वोट काट रहे हैं, तो वोट किसी का भी महागठबंधन। काट सकते हैं, जी। महागठबंधन का भी काट सकते हैं, एनडीए का भी, जी। तो नुकसान किसी को भी हो सकता है। जिसका ज़्यादा वोट काट लेंगे उसको नुकसान होगा। पर मुझे लग रहा है कि जेडीयू की तरफ जो युवा जाने वाला है, या नीतीश कुमार को देख करके, अब वो नहीं जाएगा, अब वो दूसरे विकल्प की तलाश करेगा बिहार में। अच्छा, अच्छा। जी। अब हम विपक्ष की तरफ चलते हैं। हम्म। विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है, राहुल गांधी की 5 दौरा राहुल गांधी कर चुके हैं। पिछली दफ़ा कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़ी, लेकिन सिर्फ महज 19 सीटें जीत पाई। वहीं 140 सीटें लड़कर तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी, जबकि लालू यादव जेल में थे। तो इस बार आपको क्या लगता है, माहौल विपक्ष की तरफ आपका क्या लगता है? और ओवैसी की पार्टी ने एक प्रस्ताव भेजा है, जिसका कल आप जिक्र कर रहे थे, तो आप इनके चैनल पर जाकर विस्तार से आप देख सकते जी, हैं। जनता जनता की संसद नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। उस पे इन्होंने विस्तार से ये बताया कि कैसे ओवैसी की पार्टी आएंगे तो किसको फ़ायदा होगा, किसको घाटा होगा। तो इस मुद्दे पर ज़रा थोड़ा विस्तार से आप समझाइए। बिहार में महागठबंधन या कहें इंडिया गठबंधन, जी। जो भी हम कह लें, जी। उसकी सरकार तभी बनेगी जब कांग्रेस वहां पर मजबूत होगी। जी। मतलब 30-40-50 सीटें वो ले आए। जी, आरजेडी का स्ट्राइक रेट अच्छा है, जी। पिछले बार भी अच्छा रहा। जी। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट जी। बहुत बेकार रहा था। जी। बहुत कम सीटें, उन्होंने 70 सीटें लड़ी, और ख्याल से मेरे 19 सीटों में उन्हें जीत जी, मिली। जी। बहुत बेकार स्ट्राइक, और उसी के चलते कहा जाता है कि सरकार वहां पर नहीं बनी, और एआईएमआईएम ने भी वहां पर वोट काटा। हालांकि बात ये भी है, कांग्रेस को वो तमाम सीटें दी थी जहां पर जीत बहुत मुश्किल थी। पर इस वक्त भी कांग्रेस कुछ बहुत बढ़िया बिहार में काम कर रही है मजबूत होने के लिए, ऐसा लग नहीं रहा। बिहार में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन पर यह आरोप लगता था कि वो लालू प्रसाद यादव के एक तरफ से शिष्य बन करके बैठ गए पहली हैं, पहली पसंद थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया। अखिलेश सिंह लगा कि बहुत अच्छा काम हुआ। पर कांग्रेस पार्टी को वहां पर अगर किसी को मैं कहूँगा प्रभारी बना करके भेजना था अपनी तरफ से, तो प्रभारी बनाने के लिए किसी ऐसे नेता का चयन करना चाहिए था जो अनुभवी हो राजनीति में। उन्होंने अल्लावरू को वहाँ पर प्रभारी बनाया। अल्लावरू इससे पहले यूथ कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। जी।
बाकी उनका इसके अलावा और कोई दूसरा अनुभव है नहीं कांग्रेस जी। पार्टी के भीतर में। तो पहला ही आपने उस व्यक्ति को अनुभव दिया स्टेट का प्रभारी होने का, वो भी बिहार जैसे स्टेट में है। एक इम्पोर्टेंट। एक बहुत बड़ा जो एक चुनावी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ा राज्य है और चुनाव होने हैं और वहाँ बहुत मुश्किल राजनीति है, आपको पता है। वहाँ जी। फ्रंट फुट पर नहीं है, जी। वहाँ बैक फुट पर रह करके काम कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर आरजेडी है वहाँ पर, जी जी और आपके सामने लालू तेजस्वी जैसे नेता बैठेंगे, पार्टी पर आपको सीटों पर बार्गेनिंग करनी होगी। कैसे बार्गेनिंग करेंगे? फिर बीच में इन्होंने एक यात्रा निकाली, कन्हैया कुमार उस यात्रा को लीड कर रहे थे, राहुल गांधी भी उस यात्रा में पहुंचे, तमाम बड़े नेता, लगा कि कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। पलायन रोको नौकरी दो। हाँ, उस यात्रा के बाद में एकदम माहौल शांत हो गया। शांत हो। आरजेडी की तरफ से थोड़ा दबाव आया कि आप कन्हैया कुमार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप दूसरे युवा नेता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर कदम पीछे खींच लिए। कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा, अगर आपको मजबूत होना है तो आपको तो हर सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। फिर गठबंधन हो तो आप अपनी सीटों पर लड़ें, पर कम से कम आपका संगठन हर जगह पर खड़ा तो हो। सही बात। दूसरी बात आरजेडी के साथ में यह है कि आरजेडी में कैसे टिकटों का बंटवारा होगा। सबसे पहले तो अभी उनकी एक पारिवारिक लड़ाई भी चल रही है। तेज प्रताप यादव उन्होंने अपने प्रेम का ऐलान किया सोशल मीडिया पर, उनको बाहर कर दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता तेज प्रताप यादव का कोई ऐसा वोट बैंक है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। हालांकि अगर उन्हें पार्टी में नहीं लिया गया तो उनके जो बयान आएंगे वो पार्टी के लिए नुकसानदायक, वो पार्टी के लिए और खास तौर पर तेजस्वी यादव के लिए जरूर नुकसान। देखिए, परसेप्शन का खेल होता है इलेक्शन। विपक्ष उठा लेगा उस मुद्दे को, विपक्ष उस मुद्दे को उठा लेगा। तेजस्वी यादव के लिए फायदा यह है कि उसके सामने नीतीश कुमार जैसा चेहरा है, अनुभवी जरूर है पर एक तरह से वो थका हारा व्यक्ति है। उसके अलावा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा उनके सामने में है नहीं। पिछला चुनाव बहुत अच्छा तेजस्वी यादव ने लड़ा था। इस बार भी अगर वो मेहनत करेंगे, कितने दिन पहले से वो मेहनत करते हैं वो देखना होगा। उन्हें अपने मनपसंद नेताओं की जगह उन नेताओं को टिकट देना होगा जो वाकई में जीत सकते हैं। ये नहीं हो कि लालू का खेमा अलग है, तेजस्वी का खेमा अलग है, मीसा का खेमा अलग है, दूसरे नेताओं का खेमा अलग है। ऐसे टिकट बंटवारे से नुकसान ही होगा। शायद इसी वजह, यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया कि भाई अभी आप बाहर रहो और चुनाव के वक्त आपको एक टिकट दे देंगे, या टिकट नहीं भी देंगे आप निर्दलीय लड़ जाना, आपके प्रति कमजोर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। आप रहोगे तो ज्यादा डैमेज करोगे, सीटों को लेकर इसको सीट दो उसको सीट दो, क्योंकि तेज प्रताप के भी समर्थक, कई उत्साही समर्थक हैं जो भैया भैया करते हैं। तेज प्रताप यादव के समर्थक ही बहुत ज्यादा उत्साहित समर्थक है। वही और वो भैया भैया के चक्कर में तेजस्वी भैया का नुकसान कर देते हैं। इसीलिए लग रहा है तेजस्वी ने दिमाग लगाया, लालू मिलकर बोले कि इनको चुनाव तक बाहर रखो, उसके बाद फिर बुला के सरकार बनेगी तो मंत्री बना देंगे। तेज प्रताप यादव तो चुनाव आरजेडी जितवा ही देगी, वो अंदर का खेल है वो सारा। AIMIM की जहाँ तक बात है, AIMIM के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है आरजेडी को। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में महागठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी के पाले में अब गेंद है लालू प्रसाद यादव के में, वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं। पिछले चुनाव में AIMIM ने 5 विधानसभा सीटें बिहार में जीती थी, चौका दिया था। सीमांचल का वो इलाका था, मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पूरे में, और कई सीटें ऐसी रही जिसमें कि AIMIM ने अच्छा वोट बैंक काटा, जिससे कि आरजेडी कांग्रेस को नुकसान हुआ। नहीं तो कुछ सीटें और जीतती और हो सकता था कि महागठबंधन की वहाँ पर सरकार बनती। क्योंकि पिछली बार मैं आपको बता दूं, पिछली बार बहुत 5-6 सीटों का ही फर्क था एनडीए और महागठबंधन में। अगर 5-6 सीटें तेजस्वी यादव और जीत जाते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री रहते। AIMIM के 5 में से हालांकि 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए टूट करके। कई गंभीर आरोप उस वक्त AIMIM ने लगाए थे आरजेडी पर क्योंकि अब चुनाव करीब है और बिहार के AIMIM के अध्यक्ष इस प्रस्ताव को भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी का पूरा समर्थन इस बात को लेकर के है। और मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो निश्चित तौर पर फायदा से बीजेपी एनडीए को होगा, जेडीयू को होगा। पर वही बात आ जाती है, क्या लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि एक डर हमेशा बना रहता है ओबीसी को साथ में लेकर के आने का कि ध्रुवीकरण राजनीति में हो सकता है।
धर्म की पिच पर आ सकता बीजेपी है, खेलने लगेगी, बीजेपी खेलने गिरिराज सिंह लगेगी को आगे कर और देगी। उनके भाई के कई बयान आज भी ओबीसी को तंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। जी। अभी जो डेलीगेशन गया था भारत से बाहर पाकिस्तान की हुँ। तमाम आतंकवादी गतिविधियों का पर्दाफाश करने के लिए, उसमें ओबीसी बढ़ चढ़ करके बोले हुँ। और ओबीसी की खूब तारीफ भी हुई, मीडिया ने भी की। और मैं देख रहा था कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी कमेंट कर रहे थे कि भाईजान आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, दिल खुश हो गया, ऐसा वैसा। और ओबीसी ने भी काफ़ी अच्छा देश हैदराबाद को में आगे काफ़ी लेकर के पोस्टर बात लगाए गए, रखा दिल्ली था। में पोस्टर लगाए तो वो गए। देखना होगा क्या उससे कोई छवि उनकी बदली है। जी, और दूसरी बात आ जाती है सीट को लेकर के। जी, बहुत देखिए मजबूत सीट है, भले ही जी, वहाँ पर कांग्रेस हार गई जी। या आरजेडी हार गई, हाँ, पर आरजेडी कांग्रेस को अब भी लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनका अपना है जी, और वो जो सीटें हैं वो उनकी अपनी जीती हुई सीटें हैं। जी। ऐसे में क्या वो बड़ा दिल दिखाते हुए वो सीटें ओबीसी को दे देंगे हुँ, और क्या उन्हें एक बहुत बड़ी ज़मीन तैयार करने देंगे? हुँ, क्योंकि देखिए ओबीसी अगर आज फिर से 5 सीट जीत गए, 7 सीट जीत गए, हुँ, तो आने वाले दिनों में उनकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ते हुए चली जाएगी, हुँ, हुँ, कम हुँ। नहीं होगी। कम नहीं होगी, इसलिए वो पनपने नहीं देंगे उस जी, पौधे को। तो वही ये अब लालू प्रसाद यादव को फैसला करना है। देखिए कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा हद तक हुँ, कुछ किरदार निभा पाएगी। हुँ। ये लालू प्रसाद यादव के ऊपर है, पर मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करें। मुझे अच्छा, लगता है कि वो मना कर देंगे। अच्छा। चलिए अभी अगर आखिरी में आपसे पूछा जाए कि अगर नवंबर जी, 2025 में ही इलेक्शन होता है, अक्टूबर-नवंबर में, जी। तो आपको लगता है कि आगे कौन दिखाई देता है आपको? देखिए जिस तरह तेजस्वी से या नीतीश? संगठन है, मुझे मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री अगर आज आप लोगों की पसंद को पूछें, जी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, जी, कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी, पर चुनाव केवल चेहरे पर नहीं लड़ा जाता, जी। चुनाव संगठन पर लड़ा जाता है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों मायने सारी रखते चीज़ें हैं। मायने रखती हैं, उस हिसाब से मैं देखूँ। और जिस तरह से अभी बिहार का माहौल है और मैं दोनों दलों दोनों गठबंधन की मेहनत को देख रहा हूँ, जी, और क्योंकि अब जातिगत जनगणना की बात का बात ऐलान भी उठेगी। हो गया हाँ। है, मुझे लगता है फिलहाल एनडीए बहुत आगे है और बहुत मेहनत महागठबंधन को करना पड़ेगा अगर अच्छा, उन्हें। एनडीए बहुत आगे है। बहुत आगे मैं मान रहा हूँ। नीतीश कुमार चेहरे के साथ। नीतीश कुमार एक थका हुआ मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ, बीजेपी जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, हाँ, चिराग पासवान जिनका भी कुछ कह नहीं सकते, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि एनडीए बहुत आगे है। महागठबंधन के लिए चुनाव बहुत मुश्किल हो रहा है। जी। पिछले बार जितना महागठबंधन करीब आया था, आज की तारीख में मुझे मुश्किल लग रहा है कि उतना करीब आ पाए। अच्छा। देखना होगा चिराग पासवान का क्या रुख रोल रहता है। होता है। हुँ, अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ में चुनाव लड़ते हैं, हुँ। तो फिर तो समझिए कि एनडीए की ही सरकार बिहार में फिर बनने जा रही है, मुख्यमंत्री उसके बाद कोई भी हो। अच्छा। जी। चलिए दोस्तों, तो हमें दीजिए इजाज़त। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अंत तक देखें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और अदीप भाई का भी बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम धन्यवाद। दोनों लोग अपने-अपने शहर लौट रहे हैं। हम लोग अभी भोपाल में हैं और हम अभी दोपहर में निकल रहे हैं वाराणसी के बिल्कुल। लिए, और ये भी अपने कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा के रहने वाले हमारे अदीप भाई वहाँ पर निकल आप रहे हैं। लोगों से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। जी, आप किशन चौबे जी को भी सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल, जनता की संसद को जाकर के भी सब्सक्राइब करिए जी, और हम लोग इसमें जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।